अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेडियस इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द शेल। ठीक है, शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग नाम देंगे रेडियस का। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ये जो आपको नज़र आ रहा है इस डायग्राम में, आपके पास एक न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया? आपने रिप्रेजेंट किया हुआ जी ई पॉजिटिव से। जी पॉजिटिव क्या है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे जो जी है ये बेसिकली क्या है? प्रोटॉन नंबर, कि कितने प्रोटॉन मौजूद हैं न्यूक्लियस के अंदर। ई पॉजिटिव क्या है? चार्ज ऑन प्रोटॉन। जाहिर है जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे उतना ही चार्ज मौजूद होगा, तो इस लिहाज से हम लोग कहते हैं जी पॉजिटिव क्या है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस। उसके बाद आ जाते हैं शेल की तरफ। शेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे ई नेगेटिव से। ठीक है, अब जो शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इनका कोई मैस है, उस मैस को हमने रिप्रेजेंट किया एम से। एम इज़ बेसिकली मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, हमने कहा न्यूक्लियस और जो शेल है इसके दरमियान एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया आर से। आर क्या है? रेडियस। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन और आपका जो न्यूक्लियस है इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। तो आप लोग कहते हो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जी ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4πε0r²। ठीक है, तो इसको आपने नाम दे दिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। इसको भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों की डायग्राम तो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर ली। अब हम लोग चलते हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ। सबसे पहले आते हैं हमारे पास कूलम लॉ। कूलम लॉ क्या है? ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा? तो क्लास कूलम लॉ जो है ये आपके चार्जेस, ठीक है, चार्जेस और उसके डिस्टेंस के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम लोग कूलम लॉ कहते हैं। ठीक है, चार्जेस और उनके डिस्टेंस का जो रिलेशन है, यानी चार्जेस लाइक R1 और R2 दो चार्जेस हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लाइक हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज। आप कहते हो जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में वो क्या है? Z ई पॉजिटिव ई नेगेटिव डिवाइडेड बाय 4πε0r²। ठीक है, Z क्या है? आपका प्रोटॉन नंबर है। ठीक है, ई पॉजिटिव क्या है? चार्ज ऑन द प्रोटॉन है। ई नेगेटिव क्या है? इलेक्ट्रॉन है। डिवाइडेड बाय 4πε0 क्या है? वैक्यूम परमिटिविटी है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? 8.84 × 10⁻⁻12 कूलम पर जूल पर मोल, सॉरी पर मीटर। ठीक है, तो आपने इस वैल्यू को भी याद रखना और याद रखना है ε0 यहाँ पे क्या है? वैक्यूम परमिटिविटी है। अच्छा, यहाँ पे ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव जो हैं बेसिकली क्या है? चार्जेस हैं। तो हम लोग इनको कंबाइन कर लेते हैं। हम लोग कहते हैं इक्वल्स टू जी ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4πε0r²। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? तो क्लास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली ऐसी फोर्स है जो आपके इलेक्ट्रॉन को फोर्स कर रही है, यानी मजबूर कर रही है कि वो अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करे, अपनी शेल में रिवॉल्व करे। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? हम लोगों ने आम तौर पर आपने ये पढ़ा होगा, सेंट्रीफ्यूगल कोई भी एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी चीज़ को एक दायरे में घूमने पर मजबूर करती है। ठीक है, लाइक आपने एक पत्थर लिया, उसको आपने धागे से बांधा, उसको आप गोल गोल घुमा रहे हो। ठीक है, तो वो क्यों एक सर्कल में मूव कर रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जो उसको मजबूर कर रही होती है कि हाँ तुमने अब ये सर्कल में ही मूव करना है। तो आपको इसी तरह आपके इलेक्ट्रॉन भी जो इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर ऑर्बिट में, वो भी क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ फोर्स ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो आप कहते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाय r। ठीक है, आपने कहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बराबर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। आप लिखते हो mv² डिवाइडेड बाय r इक्वल्स टू ze² डिवाइडेड बाय 4πε0r²। यहाँ से आपने क्या किया? आपने mv² एक साइड पे रहने दिया, r को आप यहाँ से उठा के इस साइड पे ले गए। अब ये देखिए r से कैंसिल आउट हो गया एक, और फिर आपने यहाँ से r की वैल्यू को सेपरेट आउट कर लिया, लिखा r इक्वल्स टू जी ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4πε0 mv²। ठीक है,
तो ये आपकी इक्वेशन 1 में उतरी, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हम लोग कुछ डिड्यूस कर सकते हैं। आप लोग देखें, आपका प्रोटॉन नंबर कांस्टेंट है, आपके चार्ज कांस्टेंट में जाएंगे, आपका 4 पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम परमिटिविटी है वो भी कांस्टेंट होगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? आर रेडियस, ठीक है। जैसे जैसे आपका शेल नंबर इंक्रीज होता गया, डिक्रीज होता गया, शेल नंबर चेंज हुआ तो रेडियस चेंज हो गया, वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। इसका मतलब इस इक्वेशन से हम एक रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं किसके दरमियान? रेडियस और वेलोसिटी के दरमियान में। हम लोग देख लेते हैं कि रेडियस जो है इसका रिलेशन क्या है? इन्वर्स है टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपका रेडियस कम हुआ तो वेलोसिटी ज़्यादा हुई, ठीक है। यानी रेडियस कम होने का मतलब क्या है? जैसे ही आपका शेल करीब आ गया किसके? न्यूक्लियस के, तो वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जैसे ही आपका शेल दूर गया न्यूक्लियस से तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप कहते हो बेसिकली डिस्टेंस जैसे ही न्यूक्लियस का और शेल का डिक्रीज हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज कर गई, जैसे ही डिस्टेंस शेल का और न्यूक्लियस का ज़्यादा हुआ तो वेलोसिटी डिक्रीज कर गई, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लेना है, यहाँ पे ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम लोग फाइंड करेंगे कि वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव करते हैं अपने ऑर्बिट में। इस पॉइंट ऑफ व्यू इसकी डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास बोहर मॉडल का चौथा पॉस्टुलेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ पॉस्टुलेट बेसिकली है क्या था? आप लोग कह रहे थे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे ऑर्बिट में, और जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करते हैं उसका एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होते हैं। हम लोगों ने ये इक्वेशन भी पढ़ी थी, mvr इक्वल्स टू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। m हम लोग को पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज द रेडियस, n इज द इंटीग्रल मल्टीपल, h इज द प्लॉन्क कांस्टेंट, 2 पाई इज द कांस्टेंट, ठीक है। तो इसी को इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी के लिहाज से हम लोगों ने इसको रीअरेंज किया, v इक्वल्स टू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई mr, ठीक है। अब आपने क्या करना है? आपने इसका इक्वेशन का क्या ले लेना है? स्क्वायर। आपने स्क्वायर लिया, v स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब आपने क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू ऑफ v स्क्वायर को फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास? r इक्वल्स टू जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m v स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन 1 थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है? r इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखें आपने इसी को क्या किया, थोड़ा सा खोल के लिख लिया, ओपन किया, r इक्वल्स टू जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, और ये देखो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई v स्क्वायर मैंने लिख लिया अलग से ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। अब आपने क्या किया? r इक्वल्स टू जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, ठीक है। अब देखो ये v स्क्वायर था और यहाँ पे क्या है? इनवर्स ऑफ v स्क्वायर है, तो मतलब ये वैल्यूज ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर चले जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा? 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। आपने सारा कुछ कट आउट किया, आपके पास वैल्यू क्या आई? r इक्वल्स टू जी ई स्क्वायर पाई m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया? r की वैल्यू अभी भी नहीं आई, r की वैल्यू देखो r यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। देखो यहाँ पे r है, यहाँ पे r स्क्वायर है, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो सकती हैं। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? हम लोगों ने अपना r इस साइड पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे हम लिख दिया 1 इक्वल्स टू जी ई स्क्वायर पाई m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपका r एक r से कट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या रह गया? जस्ट r रह गया। आप इस r को यहाँ पे लिख लिया और इस वैल्यू को रीअरेंज कर लिया, तो आपके पास क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी ई स्क्वायर पाई m, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन हैं? एक प्रोटॉन है, तो आपके तो इस लिहाज से जी की वैल्यू क्या होगी? 1। हमने ये कहा था ना जी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है इसलिए हम लोग कहते हैं जी इक्वल्स टू 1। आपने लिख दिया r इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर पाई m, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों ने n को सेपरेट आउट कर लिया,
एप्सिलॉन एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर पाई एम। ठीक है, ये क्या है, ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की क्या वैल्यू है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल है, 10⁻⁻10 के इक्वल है, तो आप लिख सकते हो 0.529 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो आप लोगों ने लिखा आर इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर क्या है आपका, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट एन इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 सो ऑन nth तक जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप कभी भी एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि आपके एटम में कितने शेल हैं। क्यों, क्योंकि आपके एटम का साइज जो है वो अनडिटर्मिनेबल है, आप उसको फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, आप देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने n इक्वल्स टू 1 लिखा, मैंने n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 4 5, यानी 5 शेल के लिए रेडियस फाइंड कर लिया। ठीक है, आपने भी मैक्सिमम 5 शेल के लिए रेडियस फाइंड कर लेना है, और इन पांचों की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, लाइक मैं आपसे एमसीक्यूज में पूछ लूँ कि सेकेंड रेडियस जो है उसकी सेकेंड शेल का रेडियस कितना है, तो आपको पता होना चाहिए 2.11 है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ फिफ्थ शेल का रेडियस कितना है, तो आपको पता होना चाहिए 13.22 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये आप लोगों ने मैक्सिमम 5 वैल्यूज जो हैं इनको लर्न कर लेना है। अगर आप लर्न नहीं भी कर रहे तो आपको एटलीस्ट ये फॉर्मूला लाजमी याद होना चाहिए 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर, ताकि अगर मैं आपको फोर्थ ऑर्बिट का पूछूं तो आप यहाँ पे 4 लिख के 4 का स्क्वायर लेके इनको मल्टीप्लाई करके आप आंसर कैलकुलेट करने के काबिल हों। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कर रहे हैं रेडियस का कंपैरिजन। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, रेडियस का कंपैरिजन करना है। तो अब देखो, आपको R2 माइनस R1 इज स्मॉलर देन R3 माइनस R2 इज स्मॉलर देन R2 माइनस R3 और सो ऑन। ठीक है, तो आप कहते हो कि कंपैरिजन ये शो कर रहे हैं कि आपके पास जो डिस्टेंस है ऑर्बिट्स के दरमियान वो इंक्रीज हो रहा है पहले से लेकर हायर ऑर्बिट में। ठीक है, जैसे जैसे आपका कह लें कि ऑर्बिट अपर ऑर्बिट की तरफ मूव करते हैं, वैसे वैसे आपका डिस्टेंस भी मूव कर रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो क्लास ये आपका टॉपिक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। डेरिवेशन मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।